नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जनरल अवेयरनेस के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है जिसमें आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 1 से 15 क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तर में है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, जो कि कितनी है, 4096.7 किलोमीटर लंबी है, सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है जो कि 106 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यह है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैकमोहन रेखा जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी, भारत और चीन के सीमा के बीच। और ये भारत में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है ग्रेट निकोबार में स्थित, जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? ए इसका राइट हो जाएगा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, और ये 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, 1722 मीटर ऊंची है, क्योंकि पूछा जाता है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो है केवुल लामजाओ। ठीक है, क्या है? केवुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, फ्लोटिंग करता है, इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8। भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है, ये है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो कि 2695 मीटर की है, अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित दक्षिण भारत और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 9। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, किसका? विश्व का सबसे बड़ा है, जो कि नदी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये है भागड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में पंजाब की सीमा पर और सतलुज नदी पर बना भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है। तो किस पर है? सतलुज पर बना हुआ है, और जो कि हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित। ठीक है, ये भी याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर। नेक्स्ट है साइलेंट वैली, जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल में। ठीक है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, जो अपनी जैव विविधता और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13। सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आंतरिक झील है, किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में।
सांभर झील। और राजस्थान के जयपुर के पास स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। ठीक है, कैसी है? अंतर्देशीय, देश के अंतर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में मानस नदी के किनारे स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, कैसा है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा क्या? असम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यूटी कौन सा है? तो ये रहने वाला है लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटी है। अब पढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने भूगोल के। अब जो है 16 से 30 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये है लोथल गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य है ये सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिला वस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है, यही पूछा जा सकता है, जो व्याख्या है इंपोर्टेंट है सारी व्याख्या। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो वो था कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग का युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, किसने कहा है? वो है V.A. स्मिथ। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है किसने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो वो है V.A. स्मिथ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और जो कि 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कर दी गई थी 1240 को। आगे बढ़ेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि 1526 में हुआ था, बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। कब? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। आगे बढ़ते, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबरनामा और आइन अकबरी की रचना की। ठीक है, तो किसने की थी? अबुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अकबरनामा भी लिखी है और आइन अकबरी भी लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था लखनऊ से, किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ अवध से अपने अल्पवयस्क पुत्र कौन थे इसमें? ब्रिजेश कादिर। ठीक है, ब्रिजेश कादिर ने नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना है, इनके पुत्र का नाम पूछा जा सकता है।
तो कौन हो जाएंगे? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होती है 1885 में, ठीक है, 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, ठीक है। डेट भी याद रख लेनी है क्योंकि अलग अलग डेट में पूछा जा सकता है और ऑप्शन में 1885 होगा सभी में। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए ओ हुम द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया था। किसके दौरान? होम रूल आंदोलन के दौरान। 27 क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, ठीक है। किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड के बाद। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। डेट भी पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1942 को हुई थी। कब हुई थी? इसकी डेट भी याद रखनी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। कब? 1939 में। नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हमने 30 तक क्वेश्चन पढ़ लिए। अब जो है 31 से 45 तक चलेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। कब हुआ था इसका गठन? 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन, ठीक है। डेट याद रखनी है, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे आगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान और अंगीकृत किया गया था इसे। इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो अंगीकृत आए तो हमें 26 नवंबर 1949 लगाना है और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो कैसी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और नीचे एक हाई बटन होता है, उस हाई बटन को भी जरूर दबा देना। इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका USA से, ठीक है। तो मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है और अनुच्छेद की बात करें तो 1235 के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो किस में है? यह है अनुच्छेद 17 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के किस भाग में निहित है? तो DPSP है भाग 4 में, ठीक है।
भाग 4 और अनुच्छेद है 36 से 51 में आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व शामिल है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी में आते हैं अनुच्छेद 40 के अंदर। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 60 के तहत। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो ये है 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए इन तीनों के लिए। ठीक है, तो याद रखने तीनों को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, किंतु इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखने। 108 के तहत राष्ट्रपति करता है और इसकी अध्यक्षता वो बुलाते हैं राष्ट्रपति 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष 118 के तहत। ठीक है, 10 का अंतर है दोनों में, अनुच्छेदों में, तो याद रख लेने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। ठीक है, क्या है? संशोधन। और भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया क्या? संशोधन की प्रक्रिया। और ये भाग 20 में है, ये भाग भी आपको याद रखना है, इसमें भाग 20 में है। ठीक है, और अनुच्छेद के अनुसार 368 आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। तो 1992 के 73वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। ठीक है, दोनों याद रखें। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि 1950 से 1958 तक रहे थे। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापना की गई थी नीति आयोग की। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश विशेष यूपी जीके स्पेशल। ठीक है, जिसमें हम 46 से क्वेश्चन 65 तक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 7.33%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है।
और क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान है, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो यह है बारहसिंगा। किसका? यूपी का राज्य पशु। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है, ठीक है, स्वैम्प डियर भी बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी की बात करें तो यह सारस या क्रॉच। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और जिले हैं? तो कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो याद रखने, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी जीके के भी पैट में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो कितनों करती है? ये करती है 8 राज्य और 1 यूटी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल 9 सीमाओं को, एक 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, को स्पर्श करता है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों को छूता है, स्पर्श करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो यह है ललितपुर जिला, ठीक है, ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह है बलिया, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली, ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये है सोनभद्र, ठीक है, तो चारों याद रखने आपको, इंपोर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यह है कन्नौज। कन्नौज को, कन्नौज अपने सुगंधित गुलाब जल और प्राकृतिक इत्र निर्माण उद्योग के लिए इत्र नगरी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है सारनाथ वाराणसी में, चौखंडी स्तूप। सारनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है जहां बुद्ध अपने प्रथम शिष्य से मिले थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है बुलंदशहर में। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र है जो बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश एवं भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, ठीक है, भारत की भी थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली थी। और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू को भी याद रखना है, ये पहली महिला राज्यपाल थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मुख्य पीठ कहाँ है? तो यह है प्रयागराज में, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना कब हुई? 1866 में। इसकी मुख्य पीठ प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ भी है। तो खंडपीठ कहाँ है इसकी बेंच? ये है लखनऊ में स्थित, ठीक है, दोनों याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह है शारदा नहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किया गया था 1920 से 1928 के दौरान, ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? तो कौन सा है? मुरादाबाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हस्तशिल्प और पीतल के बर्तनों की विशाल निर्यात के कारण मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए, तो वह लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ की पारंपरिक चिकनकारी कढ़ाई कपड़ा शिल्प कला प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव का मंदिर जो केवल ईंटों से बना प्राचीन मंदिर है, किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये है कानपुर नगर में, ठीक है,
जो कि गुप्त काल में निर्मित है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में स्थित, पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों सीटों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये है 403। ठीक है, यूपी में कितनी सीटें? 403 है। और लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटों की संख्या है। तो ये भी आपको याद रखनी है, और ये सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को काली नगरी, कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो वो है संत रविदास नगर। ठीक है, और इसको पहले, इसका नाम भदोही है, पहले इसका नाम संत रविदास नगर था। ठीक है, और अब सुनने में आया इसका दोबारा से नाम संत रविदास नगर करा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाथ से बने कालीन उद्योग के लिए भदोही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये लगता है मेरठ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो मेरठ में होली के बाद लगने वाला नौचंदी मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक ऐतिहासिक मेला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिवस एवं पुस्तकें, जो कि क्वेश्चन नंबर 66 से 80 के बीच में है। चलिए पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनओ कहाँ? न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग में, जो कि कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग के पीस पैलेस में स्थित है। कहाँ पर है? पीस पैलेस में। आगे बढ़ते। सार्क, जिसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसका सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना हुई थी कब? 1985 में, जो कि ढाका में हुई थी, जबकि इसका स्थायी सचिवालय काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो डेट याद रखनी है और जगह भी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दिए गए जाने के बाद 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को मनाया जाता है? तो यह सर सीवी रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को बनाए रख जाने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था, इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर के जेल में अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे भी इस तरह की क्लास आती रहेंगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ, और बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है इस क्लास में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे इस नए हाइप बटन को जरूर दबाएं। इससे हमारे वीडियो को और मदद मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। पीडीएफ और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।